Let's start off with alternating current. What is AC current? How it works, and how what is done to achieve that? तो नहीं बट यह है कि what is there and how actually we're dealing with it. सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे that's diodes. अच्छा बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में जब हम बात करते हैं डायोड की तो डायोड इज बेसिकली अ सिंबल जो अलाउ करता था करंट को टू फ्लो इन वन डायरेक्शन दैट वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस ईयर्स. हमने पढ़ा था कि डायोड जो है अलाउ करता है करंट को फ्लो इन वन डायरेक्शन. एक तरफ से करंट जाता है और दूसरी तरफ से वो आने देता है बट वन साइड इट डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू. जो जो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो डायोड होता है उस डायोड की जो बैक वाली साइड होती है दैट इज रेफर्ड टू द एज एनोड और जो इसकी फ्रंट साइड होती है उसको हम लोग कैथोड का नाम देते हैं. क्या प्रॉपर्टी है? जब डायोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक तरफ करंट को फ्लो करने देगा और दूसरी तरफ करंट को फ्लो करने नहीं देगा. इफ द डायोड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सच दैट द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. अगर डायोड को ऐसे कनेक्ट किया जाए कि एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा एंड देन द कैथोड इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड को छोटे डंडे से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो डायोड बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एंड इट वुड अलाउ द करंट टू पास. तो ये हमारे पास डायोड का पहली स्टेटमेंट हो गई. अच्छा मूविंग ऑन. इस कंडीशन को हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहते हैं. द कंडीशन इन विच द डायोड अलाउज द करंट टू पास दैट इज बेसिकली रेफर टू फॉरवर्ड बायस. मूविंग ऑन. इसी कंडीशन में मैंने एक फिलामेंट लैम्प कनेक्ट किया है. सिंस द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एनोड पूरी की पूरी फ्लो ऑफ करंट हो रहा होगा एंड द लैम्प विड लाइट अप. वेयरएज अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट कर दूं एंड पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट कर दूं तो उस सर्किट में अगर मैं कोई भी चीज़ लगाऊंगा तो यू वुड सी नो डिफ्लेक्शन ऑन द एमीटर एंड यू वुड सी दैट द लैम्प वुड नॉट लाइट अप एंड दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू रिवर्स बायस्ड. और इस सिचुएशन में जो है हमारे पास रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है और करंट बिल्कुल भी सर्किट में डायोड फ्लो करने नहीं देता. क्या कंक्लूजन इस बात से स्टेट कर सकते हैं? यू कैन कंक्लूड इट दैट द डायोड अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली एंड स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. कि डायोड एक तरफ तो करंट को जाने देगा बट ऑपोजिट तरफ करंट को फ्लो करने नहीं देगा. तो ये आपके पास जो है पहली बात हो गई अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड. अच्छा जी मूविंग ऑन. अब हमारे पास डायोड का जो यूज है द यूज दैट वी विल बी डीलिंग विद टुडे कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन. और ये जो टर्म रेक्टिफिकेशन की है इट बेसिकली रेफर्स टू कन्वर्टिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट सप्लाई. एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन बोलते हैं. और इस रेक्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए हम लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं. मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन से काम है और ये अक्सर हमारी अगले 1 घंटे की तकरीबन बहस रहेगी. अब अगर मैं एक जनरल ग्राफ बनाऊं वोल्टेज का अगेंस्ट टाइम फॉर अ ऑल्टरनेटिंग करंट तो हमारे पास जो एसी ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जब हम लोग करंट को हम लोग इंड्यूस करवाते हैं एंड द करंट दैट वी गेट और द वोल्टेज दैट वी गेट इज एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. एंड ये ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास इस तरीके से फ्लो करता रहता है. फिर हमारे पास अगर मैं इस सी में एक और ग्राफ बनाऊं विद ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के साथ में डायोड को कनेक्ट कर दूं तो यू वुड एग्री विद द फैक्ट कि भाई एक तरफ तो डायोड को वोल्टेज को जाने देगा बट एज फार एज द ऑपोजिट डायरेक्शन इज कंसर्न वहां पे डायोड वोल्टेज को फ्लो होने नहीं देगा. तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज बनेगा दैट वुड बी समवट लाइक दिस. और इसमें हमारे पास गैप्स होंगे बट ये बात तो हकीकत है कि मैंने इस चीज़ की वजह से डायोड की वजह से रेक्टिफिकेशन अचीव कर ली. आई चेंज माई ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट. कैसा भी डायरेक्ट करंट हो बट आई अचीव द डायरेक्ट करंट एंड दिस प्रोसेस एंड दिस वेव इज बेसिकली नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. और एक डायोड को सर्किट में कनेक्ट करने के बाद मैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अचीव कर पाता हूँ. डायोड एज अ रेक्टिफायर काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है
इस सर्किट का एक मेजर नुकसान ये है कि 50% तक 50% तक पावर इसमें लॉस हो जाती है। अगर कोई लैंप इसमें कनेक्ट कर दोगे तो व्हाट वुड द लैम्प डू, इट वुड फ्लिकर, ठीक है, जलबुझ होता रहेगा, फ्लिकर करता रहेगा, इट वुड बी फ्लिकरिंग टू एंड फ्रो, बार बार वोट स्टॉप, ठीक है, ब्राइटनेस जो है वो भी वेरी करेगी, एकदम फ्लिकर कर रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द अप्लायंस एज वेल। तो इसका कोई एज सच यूज केस नहीं है, बट हाँ एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास इसको हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोल दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चलूँ तो आई वुड कम टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वुड वी सॉल्व द अबव प्रॉब्लम। एंड इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। नंबर वन, सबसे पहला जो सबसे बेसिक तरीक़ेकार है, वी कैन प्लेस अ कैपेसिटर इन पैरेलल एट द आउटपुट। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उस आउटपुट में मैं एक कैपेसिटर को प्लेस कर दूंगा तो इस प्रॉब्लम से कुछ हद तक निजात मिलेगा। कैसे मिलेगा? व्हाट पर्पस विल इट सर्व? लेट्स रीड द पॉइंट्स आउट एंड देन लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट पर्पस विल इट बी सर्विंग। नंबर वन, व्हेन सप्लाई इज एट द राइज द कैपेसिटर विल चार्ज इटसेल्फ। जब हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर को भी मिल रहा है तो कैपेसिटर अपने आप वो चार्ज कर लेगा। When the input supply begins to fall, जब लाजमी सी बात है ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज इटसेल्फ via the resistor and in doing so it will provide extra charge to the resistor। कैपेसिटर का क्या काम था? बैटरी चार्ज करता है अपनी, फिर डिस्चार्ज करता है, चार्ज करता है, डिस्चार्ज करता है। तो हमारे पास होगा क्या कि जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जैसे ही करंट नहीं फ्लो करेगा, डायोड उस करंट को रोकेगा तो कैपेसिटर थोड़ा करंट देके फौरन से डिस्चार्ज हो जाएगा और इन डूइंग सो इट विल प्रोवाइड समवट अ लिटिल बिट ऑफ चार्ज टू द रेजिस्टर। ठीक है जी, दिस विल हेल्प टू रेगुलेट और स्टेबलाइज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज स्मूथिंग। अगर हम लोग अभी सिलेबस देख रहे थे तो हमने जो टर्म डिस्कस की थी दैट वाज स्मूथिंग। आज मैं स्मूथिंग के ऊपर बात करने लगा हूँ। होता क्या है, अगर कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है तो हमारे पास जो वोल्टेज का ग्राफ था दैट वाज समवट लाइक दिस, बट जब मैं कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ तो अब हमारे पास जब ये करंट फ्लो कर रहा है उस वक्त कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है और जब कैपेसिटर जैसे ही करंट बंद हो जाएगा तो ऑल्दो वो जीरो होने से बजाय, यहाँ पे जीरो होने के बजाय अब कैपेसिटर चार्ज प्रोवाइड कर रहा है और चार्ज डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। कैपेसिटर का चार्ज इवेंचुअली डिस्चार्ज होगा एंड देन अगेन इट वुड बी चार्जिंग। फिर कैपेसिटर चार्ज प्रोवाइड करेगा, डिस्चार्ज होगा, फिर अगेन वापसी जो है ऑल्टरनेटिंग करंट है वापसी चार्ज हो जाएगा, वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू द टर्म ऑफ स्मूथिंग, जिसमें हम लोग कैपेसिटर की मदद से अपने ऑल्टरनेटिंग करंट को जहाँ पे जीरो हो रहा था वहाँ जीरो होने से बचाते हैं। थोड़ा सा आप उसको जो है अलाउ करते हैं कि वो ज़ीरो नहीं होता, रादर वो जिसे कहते हैं कि डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा टाइम उसको मिल जाता है और वो चार्ज जब कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा होता है तो ये हमारे पास स्टेबलाइज करता है आउटपुट वोल्टेज को और एक स्मूथिंग इफेक्ट देता है। अब बच्चे बोलते हैं सर यार ये अभी भी मज़ा नहीं आया, थोड़ा और काम करता है। अब क्या किया, अब हमने एक की जगह पे 4 कैपेसिटर लगा दी, 5 कैपेसिटर लगा दी, 3 कैपेसिटर लगा दी। ये जो प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग है ये इन्हांस हो जाएगी जब मैं ज़्यादा चार्ज उस रजिस्टर को दूंगा। उस दौरान जब मेरे पास चार्ज नहीं आ रहा, यहाँ जो है डायोड जो है रिवर्स बायस पे काम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने क्या किया, मल्टीपल कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल कैपेसिटर्स जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस है तो ये सारे चार्ज हुए, जैसी रिवर्स बायस कंडीशन है इन्होंने चार्ज प्रोवाइड किया, तो जहां हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बन रहा था वहां पे जो स्मूथिंग है वो थोड़ी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ चार्ज वुड बी मोर, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेलल में कैपेसिटेंस C1 C2 C3 ऐड होती हैं, तो हमारे पास जो है चार्ज थोड़ा सा जो है बेहतर तौर पे जो है एक्ट करेगा और हमारा जो ग्राफ है इट वुड बी शेप्ड अ लिटिल मोर लाइक लेस स्टीप, ठीक है, थोड़ा सा जो है फ्लैटन हो जाएगा एंड दिस वुड बी द न्यू ग्राफ जो मैं अब बना रहा हूँ आफ्टर मल्टीपल
capacitors that have been attached to the circuit. अच्छा, यहाँ पे बात को आगे बढ़ाते हैं. अब बच्चे बोलते हैं सर अगली बात सर वाई पैरेलल वाई नॉट सीरीज. तो अगर आप याद करें तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस की है इन द चैप्टर ऑफ कैपेसिटेंस. ये टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में जो है ऐड होके आ जाती है एंड पैरेलल में हमारे पास मैंने जो है उल्टा कह दिया. टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होके आ जाती है एंड सीरीज में जो कैपेसिटेंस है इट्स बेसिकली द रेसिप्रोकेट सम. तो इफ यू लुक एट इट हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में वुड बी 2C 3C अगर मैं सिमिलर कैपेसिटर्स लगा रहा हूँ एंड पैरेलल में वो कैपेसिटेंस क्योंकि हाफ हो जाती है जिसे कहते हैं कि रेसिप्रोकेट सम में आ जाती है. तो व्हेन यू इन्वर्स दैट जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी कंपेयर टू दी हमारे पास पैरेलल सर्किट. विद दैट अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ कैपेसिटेंस इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट वोल्टेज और चार्ज की इक्वेशन निकालता हूँ तो हमेशा याद रखिएगा फॉर टू कैपेसिटर्स आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज वर्सेस कनेक्टेड इन पैरेलल. जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दे वुड प्रोवाइड मोर चार्ज कंपेयर टू द कैपेसिटर्स बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज. तभी मैंने इन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट नहीं किया, रादर आई कैन कनेक्टेड इन पैरेलल. व्हाट वुड हैपन इफ आई कनेक्ट देम इन सीरीज. तो सीरीज से जहाँ वो इनिशियली कैपेसिटेंस जो डिस्चार्ज होकर थोड़ा सा चार्ज प्रोवाइड कर रहा था सीरीज में कनेक्ट करने के बाद द ग्राफ वुड गो लिटिल लोअर. अब वो जल्दी ज़्यादा जो है डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसमें चार्ज ही कम है ना. तो चार्ज कम है तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा. तो जहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से हमारे पास जो ग्राफ था दैट वाज गेटिंग लाइक पीक हो रही थी उसकी जो है स्टीप फ्लैटन हो रहा था ऊपर की तरफ. ये जो है इसकी स्टीपनेस बढ़ जाएगी. इट वुड थोड़ा सा नीचे बनेगा and it would discharge faster compared to when discharging in parallel circuit. ठीक है जी. with that हम लोग अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं. अब इस टर्म पे आ रहा हूँ थोड़ी सी नेक्स्ट टर्म पे आ रहा हूँ. ठीक है, इससे पहले अगर हमारे पास जो है आगे बढ़ते अब हमारे पास द नेक्स्ट टर्म दैट what if multiple capacitors are unavailable. How can smoothing be improved? अब मेरे पास मल्टीपल कैपेसिटर्स नहीं है, मैं स्मूथिंग को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. तो व्हाट यू वुड से इज दैट रिप्लेस योर फिक्स रेजिस्टर फ्रॉम अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस एज हाई एज पॉसिबल. अब हमारे पास इस बात से क्या मुराद है, जब हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है इसके अक्रॉस करंट कम हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से. जब इसके अक्रॉस कम हो जाएगा तो डेफिनेटली पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है. माई कैपेसिटर वुड गेट अ लार्जर अमाउंट ऑफ करंट, एक लार्जर फ्रैक्शन ऑफ करंट रिसीव करेगा. और जब लार्जर फ्रैक्शन ऑफ करंट रिसीव करेगा तो हमारे पास ज़्यादा चार्ज होगा एंड इम्प्रूव हो जाएगी इसकी स्मूथिंग. ठीक है, वेयर एज फिक्स रजिस्टर में करंट को बढ़ाया नहीं जा सकता कैपेसिटर में क्योंकि डेफिनेटली जितना करंट जाना है उतना जाना है. So if resistance of one of the branch increases, current decreases in that branch and increases in the second branch according to the concept of Ohm's. अगर मैंने इस बगैर किसी मल्टीपल कैपेसिटर्स के अगर मुझे स्मूथिंग इफेक्ट को इंक्रीज करना है तो हमारे पास हम लोग रेजिस्टर को वेरिएबल रेजिस्टर में कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर आई वुड हैव टू पुट द रेजिस्टेंस टू द मैक्सिमम अमाउंट that will make sure that my capacitor would get the maximum amount of current which would allow it to charge at maximum and then it would discharge and therefore the graph would increase and the peak would flatten up. और ये हमारे पास एक नेक्स्ट बात आ गई कि yet again capacitors स्मूथिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा. अच्छा, ऑन दैट नोट अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट चीज की दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफिकेशन भी बोलते हैं. दिस मेथड इज ऑल्सो यूज, जिसे कहते हैं कि सब हमारे पास अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है इस गैप्स को खत्म करेंगे. एंड दिस मेथड कैन बी अचीव बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डायोड्स which are arranged in a special sequence. एक कनेक्शन बनाते हैं and the process is considered to be known as the bridge rectification or the full wave rectification. What are the advantages? It ensures that the power losses at the output are very low or minimum or no power losses. ठीक है, power loss को बिल्कुल खत्म कर देता है.
How does the circuit look? Somewhere like this. The circuit is basically like this. ठीक है, हमारे पास जो है two opposite sides. Any two sides will serve as an input supply, and remaining two supply will be serving as an output supply. What I would be doing is, इस बात को समझिएगा. Look over here. मेरे पास एक alternating current supply है. ठीक है, शागिर stay with me. For a fact, ये करंट यूं भी जा सकता है, यूं भी जा सकता है. ऐसा ही है, मानते हो इस बात को, एसी सप्लाई. अब मैंने क्या किया, आई अलाउ द करंट टू गो लाइक दिस. यहां से जा रहा है करंट पास टू द रेजिस्टर बिकॉज दिस इज रिवर्स बायस, यहां पे पास नहीं कर सकता. चले जाए, ठीक है जी. इधर आइएगा, यहां से गया हमारे पास सर्किट, हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, यहां से पास नहीं कर सकता. अब देखो, मैं करंट को यहां से लेके जाऊं तो भी वो इसमें इसी डायरेक्शन में मूव करेगा रेजिस्टर में, एंड डेफिनेटली यहां से फिर वो हमारे पास पास होते होते यहां तो जाके फिर वैसे बैकवर्ड्स एंड देन कमिंग बैकवर्ड्स. बट डी से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. और अगर मैं इसको यहां से भी लेके जाऊं तो यहां से तो वो फॉरवर्ड बायस, वो रिवर्स बायस है, तो इधर से भी इसी तरीके से आएगा एंड देन इट वुड पास द रेजिस्टर लाइक दिस. तो आप इस बात को अग्री करोगे कि अगर मैं यहाँ पे इसको मैं आउटपुट कह रहा हूं तो आउटपुट में वोल्टेज इस तरफ से भी यूं ही आ रहा है और इधर से भी वोल्टेज यूं ही आ रहा है. द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज इज सेम. तो इस चीज की बिना पे, इस चीज की मदद से वी कैन अचीव अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट. डायोड को ऐसे प्लेस किया जाता है कि आप किसी भी एंड ऑफ द सर्किट से चले जाएं, you would always end up reaching the resistor or the output in the exact same direction that is there. क्योंकि वो बाकी डायोड्स को हम लोग हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में लगा देते हैं. तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली अचीव व्हाट वी कॉल इट द फुल वेव रेक्टिफिकेशन. अच्छा, इनपुट वोल्टेज वाज दिस बट द आउटपुट आई वाज गेटिंग वाज बेसिकली दिस. तो मैं इस बात से थोड़ा थोड़ा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी. अच्छा, in example 1, draw the arrangement of the four diodes. ठीक है, you're required to draw the arrangement of the four diodes in the questions. ठीक है, in the blank spaces such that A is at the higher potential than B. ठीक है, A से B में करंट को फ्लो करवाना है. ठीक है, मैं यहां से आया, आई वॉन्ट द करंट टू पास थ्रू हेयर और यहाँ पे नहीं पास करवाने देना, तो यहाँ पे मैंने डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में लगा दिया. ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगा दिया, वहां से एनोड कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कैथोड कनेक्ट कर दिया. अगेन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, करंट अब ए से बी जाएगा, ए हायर पोटेंशियल एंड ऑन द अदर साइड यूं आया. ठीक है जी, अब मैं करंट को यहाँ दाना नहीं देना चाहता, अदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ जाके उसमें चले जाए, तो मैंने यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे लगा दिया और रिवर्स बायस में यहाँ पे लगा दिया. अब आप कुछ भी कर लें, यहां से करंट ले जाएं, यहां तो जा ही नहीं सकता, इट वुड गो लाइक दिस एंड गो लाइक दिस, यहां भी नहीं जा सकता. और यहां से ले जाए तो यहां तो जा ही नहीं सकता, यहां जाएगा, यहां भी नहीं जा सकता और गो लाइक दिस. तो हमेशा ए वुड बी एक्टिंग एज अ हाई पोटेंशियल एंड whereas B would be acting as a low potential end and this circuit will be keep on running. ठीक है जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कंप्लीट द डायग्राम प्लेसिंग द वोल्टेज वायर्स बनानी है. ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज. अच्छा, किसी भी दो हमारे पास जो है साइड्स को आप वायर्स कनेक्ट कर देते हो. ठीक है जी, और आप आउटपुट और इनपुट बना देते हो. ठीक है जी, एनी टू आप उनको इनपुट कह सकते हो और एनी टू को आप आउटपुट कह सकते हो. ठीक है,
बट मेक श्योर वो ऑपोजिट वर्टिसेस हो, उसमें आपके पास इनपुट और आउटपुट वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, सर्किट को रन भी करके देख लेते हैं। यहाँ से करंट गया, यहाँ से चला गया, एंड अगेन ऑपोजिट साइड से गया। अच्छा ये जो है ना सर ब्रिज है, ठीक है ना, कि ये वायर के ऊपर एक वायर आ रही है तो उसको दिखाने के लिए बना हुआ है। यहाँ से चला गया, अगेन सर्किट रन कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो रजिस्टर्स और प्लेस भी कर सकते हो। ऑपोजिट तरफ लगा के देखें, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं सप्लाई कनेक्ट कर दूं, बल्कि वो अच्छा नहीं, साफ सुथरा बनेगा नहीं। ठीक है, सप्लाई यहाँ पे कनेक्टेड थी, रजिस्टर वैसे ही था। ठीक है, वो मैंने ऊपर से बनाऊँ नीचे से बनाऊँ सिमिलरली कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता, बट दैट्स हाउ यू डू इट। अगेन अगर यहाँ पे सप्लाई भी होती तो ये भी देख लो, सप्लाई अगर यहाँ से होती तो हमारे पास इसका मतलब है कि यहाँ से करंट जो है ये नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये सर्किट बना हुआ था, सप्लाई नहीं हो सकती थी यहाँ पे, क्योंकि इफ सप्लाई वुड हैव बीन देयर, आपके पास यहाँ पे भी रिवर्स बायस है, यहाँ पे भी रिवर्स बायस है, सर्किट रन नहीं करता। तो थोड़ा सा कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं वैसे। आप इधर ये वायर्स बना देना, ठीक है, ये वायर्स पहले बना देना। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है, पहले ये वायर बना देना। सबसे पहले यहाँ से चेक करना, ठीक है, अगर अलाउइंग करंट टू फ्लो तो ये, और यहाँ पे करंट अलाउइंग टू फ्लो, ठीक है। बट वेयर एज अगर मैं यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास तो करंट जा रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ रिवर्स बायस लगे हुए हैं, तो करंट नहीं जाएगा, तो ये सप्लाई हो नहीं सकती। ना तो दिट कैन बी द आउटपुट एंड दिस कैन बी द सप्लाई। मूविंग ऑन फर्दर। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3, sketch the graph of voltage against time if a CRO is connected between the terminals A and B. अच्छा, now this thing that I'm going to be discussing is very important. अच्छा, अब सर बच्चे बोलते हैं सर ये बीच में लगा दिया, बिल्कुल अलाउ है बेटा। आप चाहो तो इसको यहाँ से पावर सप्लाई लगा रहे थे और बीच में लगा दो, सिमिलर बात है। जस्ट डायग्राम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, बट टर्मिनल्स, ऑपोजिट टर्मिनल्स के अगेंस्ट एक आउटपुट लगेगा और ऑपोजिट टर्मिनल्स के अगेंस्ट एक पावर सप्लाई लगेगी। You are required to sketch the graph of voltage versus time if the CRO is connected between the terminals A and B. तो A and B टर्मिनल्स के बीच में CRO कनेक्ट करता हूँ तो ये जस्ट एन ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है। आई वुड सी द वोल्टेज रनिंग लाइक दिस। बिल्कुल A and B अगर मैं कुछ भी कनेक्ट ना करूँ तो A and B के अंदर जो है हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई का ग्राफ बन रहा होगा अगर मैं CRO इसके अगेंस्ट कनेक्ट कर दूँ। अच्छा, वेयर एज sketch the graph of voltage against time if the CRO is now connected between C and D. C and D के अगेंस्ट बात करें तो C and D आउटपुट का ग्राफ है, एंड आफ्टर बिकॉज C and D आउटपुट है, और अगर सप्लाई को चेक करो तो यहाँ से अगर आता है तो ये अगेन आउटपुट यहाँ मिल रहा है, और यू जाएगा तो येट अगेन आउटपुट यू मिलेगा। यहाँ से रिवर्स बायस है और यहाँ से रिवर्स बायस है। फॉर अ ग्राफ अगेंस्ट सी डी, यहाँ पे जो बैकवर्ड का ग्राफ है, दिस ग्राफ इज व्हाट वी कॉल इट, इट्स बेसिकली एन आउटपुट ग्राफ, एंड ये पूरा का पूरा फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो चुकी है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, sketch the graph if the CRO is connected between A and D. A एंड D के बीच में कनेक्ट किया है तो करंट आएगा, बट ऑपोजिट तरफ करंट इधर नहीं आएगा। तो ये जब एक तरफ से तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, बट ऑपोजिट तरफ से ये रिवर्स बायस्ड है। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ग्राफ बन रहा होगा। दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ग्राफ, दैट पार्ट ऑफ द सर्किट बेसिकली एक्सपीरियंसेस करंट एक 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 करके, ठीक है, पहले फिर नहीं आता, फिर आता है, फिर नहीं आता। तो फॉर दैट पार्ट इट वुड जस्ट बी एक्सपीरियंसिंग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ओके, sketch the graph of CRO connected between B and D. If the graph is to be okay, B and D again, एक तरफ जो है it would allow the current to flow, but opposite side पे जो है वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो अगेन ये भी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, बट एक बात इसमें याद रखिएगा, ये हमारे पास ऑपोजिट तरफ बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये अभी ऑपोजिट साइड में बनाना चाह रहे हो। ठीक है, द साइकिल इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऊपर करंट जो है एक डायरेक्शन में लिया था, अब इस वक्त करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ले रहे होगे, क्योंकि आउटपुट पे तो करंट का फ्लो सिमिलर है, बट वेयर एज यहाँ से करंट जो है ए टू डी जा रहा है एंड देन फ्रॉम हेयर इट्स गोइंग फ्रॉम बी टू डी, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। हाँ, आउटपुट में क्योंकि हायर पोटेंशियल सेम है, तो ये याद रखिएगा। कुछ बुक्स में ये ऐसे भी बना हुआ आ जाता है। ये आपके पास जो ग्राफ है, यू कैन लाइक ड्रॉ इट लाइक दिस, जो गैप्स हैं उसमें भी इसको नीचे ड्रॉ कर सकते हो। डज नॉट लाइक इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है।
ठीक, कोई मसले की बात तो नहीं है यहाँ तक, मुझे उम्मीद है मसला नहीं होगा। ठीक है, मूविंग ऑन। A capacitor is now connected across the output. Sketch the graph of voltage against time. ठीक है, अब अगेन मैंने यहाँ पे अब आउटपुट पे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो यू वुड रियलाइज द फैक्ट ऑल्दो इट्स फुल वेव रेक्टिफाइड बट येट अगेन डिस्चार्ज तो हो रहा है ना भाई, जीरो तक पहुंच रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूंगा, तो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था कि कैपेसिटर would give out extra charge and now the process of smoothing would occur, और ये हमारे पास स्मूथिंग का ग्राफ बन जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ग्राफ बिलो इज प्रोवाइडेड। दिस क्वेश्चन हैज कम अ कपल ऑफ 2 or 3 times बट कैन बी चैलेंजिंग। ठीक है, कभी कभी बच्चे इस पर परेशान हो जाते हैं। द ग्राफ बिलो इज प्रोवाइडेड, दिस अ ग्राफ दैट्स देयर। ठीक है जी, टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर डिस्चार्जेस, तो डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर फ्रॉम T1 to T2, दिस इज द टाइम विद द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। ये हमारे पास डिस्चार्जिंग का टाइम है, और T2 माइनस T1 कर दो, एक ही बात है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज फ्रॉम 0 to T1, नहीं सॉरी T2 to T3, क्योंकि इनिशियली तो सर्किट चल रहा है। फर्स्ट चार्ज T2 to T3, ये हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यहाँ भी चार्ज होता है, यहाँ भी चार्ज हो रहा है, एंड देन इट गोज डिस्चार्जिंग। Suggest what happens when multiple capacitors are connected in parallel across the output. If multiple capacitors are connected, the smoothing effect would be better. The graph would be flat, a little flatter compared to one right now. So हमारे पास lines will get flatter, yet again steepness of the line will decrease, and the smoothing will be better if multiple capacitors are connected across them. अब इसमें लास्ट चंद बातें रह गई हैं। ठीक है, पॉइंट 8 एंड देन वी वुड बी डन विद द रेक्टिफिकेशन एस्पेक्ट। मल्टीपल कैपेसिटर्स are now replaced by a single capacitor and variable resistor in place of the resistor, and resistance is maximum. ठीक है, as R increases, more current in capacitor and it will have more charge and lines will be less steeper for discharging. ठीक है, अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर को कनेक्ट कर दूं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर को कनेक्ट कर देता हूं अदर देन अ कैपेसिटर, तो यू वुड अग्री कि अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पे सेट कर दूंगा, तो मोर करंट विल बी पासिंग फ्रॉम द कैपेसिटर, whereas the capacitor would charge more and it would have more charge. When the capacitor would have more charge, again the smoothing would have been better and the graph would be more flatter and peak थोड़ी ऊपर से जो है फ्लैट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस एस्पेक्ट से लास्ट थिंग फॉर टुडे, ये वो चीज थी जो बार बार आती है। ऊपर वाला क्वेश्चन तो बहुत ही था। फ्रॉम द ओरिजिनल ग्राफ डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द AC सप्लाई, गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। अच्छा ठीक, टाइम पीरियड निकालना है फॉर AC सप्लाई। अच्छा जी, अब क्या होता है बच्चे फॉरन ना, T1 T2 एंड T3, ठीक है जी, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फॉरन बोलते हैं सर टाइम पीरियड निकालना है, ये टाइम पीरियड हो गया एक पीक से नेक्स्ट पीक तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इफ यू लुक एट ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, यू वुड रियलाइज कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जो टाइम पीरियड आता था, वो क्रेस्ट टू क्रेस्ट तो बिल्कुल आता था, बट देयर वुड हैव बीन अ ट्रफ इन द मिडिल। ठीक है, एक बॉटम भी होता था, एक मिनिमम पॉइंट भी आता था। सिंस मैं इस पॉइंट को रेक्टिफाई कर चुका हूं, तो अब जो टाइम पीरियड आएगा वो पहली पीक से नेक्स्ट पीक का नहीं, रादर पहली पीक से एक पीक छोड़ के नेक्स्ट पीक का टाइम पीरियड आएगा। एंड वंस वी हैव अचीव द फुल वेव रेक्टिफिकेशन, क्योंकि ये जो टाइम है ये तो अभी आधी वेव का ही है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने उसकी रेक्टिफाई करके द डायरेक्शन हैज चेंज ऑफ द करंट, वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज किया, मैंने उसको कोई टाइम तो बढ़ाया कम नहीं किया। तो अगेन जो पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट का पूरा टाइम पीरियड है, वो तभी पूरा होगा जब यहां से करंट एक पूरा एंड देन यहां से पूरा जाएगा, तो 1 2 एंड देन अगेन जब वो आएगा देन अगेन द टाइम पीरियड वुड हैव बीन कंप्लीट। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में याद रखिएगा
मैंने ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से इट वुड हैव गॉन लाइक दिस एंड देन वुड हैव कम लाइक दिस एंड दिस वुड हैव बीन द टाइम पीरियड। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी इफ आई वुड से कि सर ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है। नो, रादर दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो हमारे पास T3 माइनस T1 तो आप करेंगे बट इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2, ताकि आप पूरी की पूरी जो है एक टाइम पीरियड बता सकें। इट वुड बी फ्रॉम वन पीक लेफ्ट एंड देन द नेक्स्ट पीक। तो ये टाइम पीरियड होगा एक फुल वेव रेक्टिफाइड ग्राफ का। ठीक है जी। जब हमारे पास टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी के लिए जस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स वन ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपने T2 T3 देना था एंड आपने टाइम पीरियड मैंने आपको समझा दिया। यही पूरी बात जो है मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। आपके पास इस प्रोसेस में जो है डायोड के अंदर फुल वेव रेक्टिफिकेशन आपने कर ली। सिंगल डायोड किस तरीके से रेक्टिफाई करता है, 4 डायोड्स की फुल वेव रेक्टिफिकेशन, स्मूथिंग कर ली, कैपेसिटेंस कर लिया और रेजिस्टेंस लोड को चेंज करके भी आपने वैल्यूज को निकाल लिया।